नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब भाई। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और आपका टेस्ट भी हो चुका है। तो आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो चैप्टर है, इन दोनों चैप्टर को, या उसके पहले एक और चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, तो ये तीनों चैप्टर्स को आपने बहुत अच्छे से कर लिया है। ये आपका टेस्ट भी उम्मीद करता हूँ कि अच्छा गया होगा, आपने अच्छे से क्वेश्चन को कर लिया होगा। कोई क्वेश्चन अगर आपको लगे कि नहीं सही था तो उसको आप लोग पूछते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग आपके साथ एकदम से एक नए सेगमेंट के साथ आप आमने सामने हैं। मैं संतोष पांडे CLC सीकल से स्वागत करता हूं आपका इस आज के वीडियो लेक्चर में। और आज जैसा कि बोर्ड पर आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ नई तैयारी स्टार्ट होने जा रही है, कुछ नई तैयारी आरंभ हो रही है। और ये चैप्टर अपने आप में जो उद्विकास कहलाता है, ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण कि अब मैं आपसे क्या बताऊं, ठीक है ना। जब डिस्कशन होगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। और एक साइंटिस्ट हुए, उनका नाम था थियोडोसियस डॉब्झेंस्की। अगर उनकी बात की जाए तो उन्होंने ये बताया है कि बिना उद्विकास की रोशनी के जीव विज्ञान में कुछ भी सार्थक नहीं है। अर्थात उन्होंने कहा है, इंग्लिश में एक स्टेटमेंट आता है कि नथिंग मेक्स सेंस इन बायोलॉजी एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग बात करेंगे तो आप इस स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो इससे इवोल्यूशन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। चलिए, बिना देर किए स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये लेक्चर, ओके। लेकिन मैं आपको दो तीन बातें बता दूं। इवोल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है बच्चों, जिसे समझ पाने के लिए थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको काल्पनिक भी होना पड़ेगा, कल्पनाशील होना पड़ेगा। यूं कहिए कि काल्पनिक नहीं बल्कि कल्पनाशील होना पड़ेगा। थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। तो आप अब सोच रहे होंगे कि हम कैसे सोचेंगे, हमको तो सोचना आता ही नहीं। तो सोच लेंगे आप, क्योंकि मैं आपको सोचने में हेल्प करूंगा, सहायता करूंगा। तो जब मैं साथ हूं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पिछले चैप्टर्स आपने बहुत अच्छे से किए हैं, बहुत अच्छे से आपने सीख रखा है। तो आइए आज के लेक्चर का स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जिस शब्द की थोड़ा सा इस इवोल्यूशन में तीन चीज़ें पढ़नी होती हैं, आप तीन चार चीज़ें पढ़नी होती हैं। एक तो ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़नी है, दूसरा उद्विकास के प्रमाण अर्थात एविडेंसेज ऑफ इवोल्यूशन पढ़ना है, तीसरा थियरीज ऑफ इवोल्यूशन अर्थात उद्विकास के सिद्धांत पढ़ना है, और चौथा ह्यूमन इवोल्यूशन या मानव उद्विकास ये पढ़ना है। ये चार अलग अलग टॉपिक्स हैं, समझ रहे हैं ना। और ये चारों ही अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले देखेंगे जीवन की उत्पत्ति, इसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे उद्विकास या इवोल्यूशन। अब इस शब्द का अर्थ क्या होता है, पहले तो इसको बात करेंगे। तो इसका शाब्दिक अर्थ है खुलना। तो यहां पर आप देखेंगे शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा जी, इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा कि अकुंडलन या खुलना। अर्थात सरल से, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, सरलता से जटिलता की ओर जाना
या विकसित होना। इस तरह से ये कुछ शाब्दिक अर्थ हैं। तो यहां पर हम लोग देखेंगे, इसको ठीक कर लेंगे, शाब्दिक अर्थ। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं इस तरह से। अब आगे की बात करें हम लोग, तो इसमें आप देखेंगे कि डिफाइन कैसे करेंगे, परिभाषा क्या होगी। तो लिखेंगे यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आरंभ से अब तक आरंभ से का अर्थ है, आप ध्यान दें, आदिकाल से ही अब तक सभी परिवर्तन, आप ध्यान दें। लेकिन सवाल उठता है कि कहां, निर्जीवों में, निर्जीव वस्तुओं में और सजीवों में, इनमें से किस में? तो आप कहेंगे सजीवों में, लेकिन सही जवाब है कि दोनों में। तो इसमें आप लिखेंगे आरंभ से अब तक निर्जीव तंत्र व सजीवों में परिवर्तन या सभी परिवर्तन हुए हैं। ये, या हम सिंपली आप देखेंगे, तो आप देखेंगे अगर हम प्रकार की बात करें तो प्रकार में बच्चों दो प्रकार से हम लोग, या मुख्य दो प्रकार के होंगे। तो आप देखेंगे या दो प्रमुख प्रकार। तो इसमें आप देखेंगे अकार्बनिक उद्विकास और कार्बनिक उद्विकास। ये दो हैं हमारे सामने मुख्य बातें। तो अकार्बनिक उद्विकास क्या है और कार्बनिक उद्विकास क्या है, तो इसको हम लोग देखें तो इसमें हम कह सकते हैं निर्जीव तंत्र में उद्विकास और दूसरे नंबर पर हम लोग देखें तो यहां पर आप कहेंगे सजीवों में उद्विकास। ये दो तरह से आप देख पाएंगे उद्विकास की प्रक्रिया। ये दो प्रमुख प्रक्रियाएं हैं, लेकिन जो इवोल्यूशन शब्द का अर्थ लिया जाता है वो मुख्यतः इससे लिया जाता है, इसी को आप पढ़ते हैं। इस पर आप ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, इस पर बहुत मामूली घटनाएं इस उद्विकास से संबंधित हैं। तो मुख्य आप जो आपको स्टडी करना है वो ये करना है। तो अब ये क्या है, तो आप कहेंगे अर्थात वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सरल एक कोशिकीय जीवधारियों से
एक कोशिकीय जीवों से जटिल व बहुकोशिकीय जीवधारियों का जटिल व बहुकोशिकीय जीव विकसित हुए हैं। इस तरह से आप देख पाएंगे कि ये एक इवोल्यूशन के लिए सही डेफिनेशन जो है वो यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इस पर आप फोकस करेंगे। अर्थात उद्विकास क्या है? वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप या जिसके द्वारा सरल एक कोशिकीय जीवों से जटिल व बहुकोशिकीय जीव विकसित हुए हैं। तो ये ब्रीफ में एक सिंपल सी डेफिनेशन आपके लिए होगी, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि हम कह सकते हैं कि सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, या पूरा ही मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप तो यहां पर आप देखेंगे कि ध्यान दें, एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था एम्पीडोक्लीज। तो इसमें आप देखेंगे एम्पीडोक्लीज ने बताया है कि अपूर्ण या दोषपूर्ण जातियां अपूर्ण या दोषपूर्ण जीवों को पूर्ण व दोष रहित जीवों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। जीवों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ये कहानी आपको यहां पर समझनी होगी। इसी तरह से आप ध्यान दें, अरस्तु ने बताया है कि इन्होंने कहा कि प्रकृति में उपस्थित जो जीवधारी हैं वह एक सीढ़ीनुमा क्रम में व्यवस्थित हुए हैं। तो आप ध्यान दें, बताया कि प्रकृति में जीवधारियों का या जीवधारियों को जटिलता के आधार पर सीढ़ीनुमा अर्थात लैडर लाइक, ध्यान दीजिएगा कि मैं ठीक से लिखूं इसको, सीढ़ीनुमा क्रम में व्यवस्थित किया गया है। व्यवस्थित किया गया है। ये कहानी आपको देखनी होगी। इसी के साथ साथ
एक लास्ट स्टेटमेंट मैं आपको यहाँ पर और बताऊंगा, और वो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि थियोडोसियस डॉब्झेंस्की के अनुसार, अर्थात टी डॉब्झेंस्की के अनुसार, इन्होंने क्या कहा था जी? इन्होंने ये कहा था कि उद्विकास के अतिरिक्त बायोलॉजी में या बायोलॉजी में कुछ भी सार्थक नहीं है अगर उद्विकास की रोशनी में न देखा जाए तो इसमें आप लिखेंगे, इनके अनुसार आप देखिए, उद्विकास की रोशनी के बिना बायोलॉजी में कुछ भी सार्थक नहीं है। कुछ भी सार्थक नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जो साइंटिस्ट से कोरिलेट करते हैं। तो आपने एम्पिडोक्लीज का एक स्टेटमेंट लिया, टी डॉब्झेंस्की का एक लिया, और फिर एक अरस्तु का स्टेटमेंट आपने लिया। तो इन बातों के साथ ही आइए अब हम लोग अपने मूल टॉपिक की ओर चलते हैं, और वो टॉपिक है आपका जीवन की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो यहाँ हम लोग उसी की ओर आने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बात करेंगे बच्चों जीवन की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ लाइफ। हाँ जी, अब यहां पर हम लोग जो बात करने जा रहे हैं उसको आप कुछ यूं समझिए कि इसमें सिंपली हम लोग देखेंगे कि जीवन की उत्पत्ति हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जो कि सामने आती हैं कि लाइफ क्यों ओरिजिनेट हुई है, जीवन की उत्पत्ति किस तरह से हुई है, और सबसे बड़ा सवाल कि नीट के लिए ये जानना क्यों जरूरी है। तो नीट के लिए ये जानना इसलिए जरूरी है बच्चों क्योंकि एक क्वेश्चन इस ओरिजिन ऑफ लाइफ से ही आ जाता है, समझ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन इस ओरिजिन ऑफ लाइफ से ही आ जाता है, इसलिए इसे ठीक से पढ़ना हमारे लिए आवश्यक है। तो आइए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जीवन की उत्पत्ति से रिलेटेड। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो यहाँ पर आप देखेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड जो मुख्य चीज पूछी जाती है कि किस हाइपोथेसिस के अनुसार इसको बताया गया है। तो आप लिखेंगे यहाँ बिग बैंग परिकल्पना के अनुसार बिग बैंग परिकल्पना या बिग बैंग हाइपोथेसिस के अनुसार है, जिसे एबी
लेमाइत्रे ने प्रस्तुत किया। इस तरह से, जिसे एबी लेमाइत्रे ने प्रस्तुत किया है। अब सवाल उठता है कि बिग बैंग की जो हाइपोथेसिस है ये किसकी उत्पत्ति को प्रमाणित कर रही या बता रही है? तो आप कहेंगे ब्रह्मांडवाद, ब्रह्मांड की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो इसमें आप ध्यान देंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे अंतरिक्षीय पदार्थों का एक सघन पिंड। जी हाँ, अब आप ध्यान देंगे इस हाइपोथेसिस में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि बहुत पहले अंतरिक्षीय पदार्थों से बना हुआ एक बहुत डेंस एंटिटी थी या सघन पिंड था, और इसमें हुआ तो आप कहेंगे देखिए कि इस पिंड में बड़ा व ताप नाभिकीय विखंडन जी हाँ, ध्यान दें, ताप नाभिकीय विखंडन अर्थात क्या? बिग बैंग या बिग थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोशन। यहां मैं अगर कंप्लीट करूं इसको, बिग थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोशन हुआ। ये हुआ। अब यहां पर आप देखेंगे इस पिंड में एक बड़ा तापनाभिकीय विखंडन या बिग थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोशन हुआ। इसी बड़े विखंडन को कहा गया है बिग बैंग। क्या कहा गया है? बिग बैंग। समझ रहे हैं ना? तो इसमें आप लिखेंगे, यहां मैं लिख भी दे रहा हूं कि बिग बैंग का अर्थ होता है, यहां मैं बता दूं, बड़ा विस्फोट। बड़ा विस्फोट। ये तो एक बड़ा विस्फोट हुआ। इससे निर्माण क्या हुआ? इससे निर्माण हुआ, आप ध्यान दें, या हम सीधे कहें कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड का निर्माण या उत्पत्ति हुई। अब यहां पर आप देखेंगे यह ब्रह्मांड बना किससे है? सवाल उठता है ना कि बना किससे है? तो आप लिखेंगे जो अनेकों आकाश गंगाओं व उनके घटकों से बना है। और ध्यान दें, जो हमारी आकाशगंगा है, हमारी अपनी गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। तो आप ध्यान देंगे, एग्जाम्पल,
मिल्की वे गैलेक्सी अर्थात हमारी आकाशगंगा। ये हो गया। अब एक सवाल उठता है कि ये घटना, ये जो बड़े तापनाभिकीय विखंडन की घटना थी, बिग बैंग की घटना थी, ये लगभग कितने समय पहले हुई थी? तो यह हुई थी लगभग, आप ध्यान दें, 20 बिलियन ईयर्स एगो। इसको कहते हैं बिलियन ईयर्स एगो, अर्थात 20 खरब वर्ष पूर्व। यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान दें, इसका अर्थ है 20 नहीं, खरब नहीं, अरब हो जाएगा, 20 अरब वर्ष पूर्व। तो ये आप देखेंगे 20 अरब वर्ष पूर्व या 20, या सीधे हम कहें कि आपको मैं सीधे लिख दूं, यहां पर आप देखिए कि ये 20 बिलियन का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ होता है, आप ध्यान दें, 20,000 मिलियन। अर्थात इतने वर्ष पूर्व। अब सवाल उठता है कि 1 मिलियन कितने का होता है? तो आप यहां पर लिखेंगे 1 मिलियन इज इक्वल टू, यहां पर हम कहेंगे 10 लाख। तो ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं कि 1 मिलियन का होता है 10 लाख और 1000 मिलियन का होता है 1 बिलियन। तो 20 बिलियन में कितने हो गए? 20 मिलियन, 20,000 मिलियन। तो इस तरह से आप देखेंगे, यहां पर लिखेंगे 1 बिलियन इज इक्वल टू 1000 मिलियन। तो ये कहानी आपको यहां पर देख करके चलनी होगी। बार बार बिलियन वर्ष और मिलियन वर्ष को लेकर के ही हम लोग चलेंगे, क्योंकि अरब खरब में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। तो बिलियन और मिलियन को लेकर के हम लोग आगे चलेंगे, इसको आप समझते रहिए। तो अब यहां पर हम लोग समझ चुके हैं। अब इसके आगे की कहानी देखते हैं कि इसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति को इतना अगर हम समझ लें तो हमारे 3-4 क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाते हैं। और इन 3-4 क्वेश्चन में हम जैसे पहला क्वेश्चन लें तो पहला क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सी थियरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताती है? तो इसका जवाब हो जाएगा बिग बैंग थियरी या बिग बैंग हाइपोथेसिस कह लीजिए। इसको किसने प्रस्तुत किया? एबी लेमाइत्रे ने प्रस्तुत किया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व मानी गई है? तो 20 बिलियन वर्ष पहले मानी गई है या 20,000 मिलियन वर्ष पूर्व मानी गई है। इस तरह से आप देखेंगे। और ध्यान दें कि बिग बैंग का अर्थ क्या होता है? तो बड़ा तापनाभिकीय विखंडन होता है। इस तरह से आप इस चीज को समझेंगे। क्लियर है ना? तो ये चीज आप यहां पर देखेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग एक और बात लेते हैं, सौरमंडल या पृथ्वी की उत्पत्ति। आइए उस पर बात करते हैं। जी हाँ, हम लोग बात करने जा रहे हैं सौरमंडल या पृथ्वी की उत्पत्ति। ओरिजिन ऑफ, किसकी ओरिजिन? तो आप कहेंगे, ध्यान दीजिए कि ओरिजिन ऑफ अर्थ और
सोलर सिस्टम। जी हाँ, अब हम बात करेंगे कि ओरिजिन ऑफ अर्थ या ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम की बात अगर हम लोग करते हैं तो सिंपली यहाँ पर आपको देख करके चलना होगा, आपको इसको समझना होगा कि ये कैसे ओरिजिनेट हुई है। तो सबसे बड़ी बात तो कौन सी थियरी इसको प्रमाणित करती है, अब इसके बारे में बताती है, उसको हम लोग देखें। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कांट व लाप्लास, कांट व लाप्लास द्वारा प्रस्तुत नेब्यूलर परिकल्पना के अनुसार अब सवाल उठता है किसके द्वारा प्रस्तुत, कांट एंड लाप्लास द्वारा प्रस्तुत। किसकी, कौन सी परिकल्पना, नेब्यूलर हाइपोथेसिस या नेब्यूलर परिकल्पना के अनुसार। अब इसके अनुसार क्या हुआ था, आइए यहां पर समझते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे जी हाँ, यहाँ पर ध्यान दें, अंतरिक्षी धूल व गैसों से बना एक बड़ा व तप्त, तप्त अर्थात बहुत तपता हुआ, बहुत ज्वलित, अर्थात बहुत अधिक तापमान वाला, अर्थात अधिक ताप वाला बादल। ये थियरी कहती है कि एक बड़ा सा बादल था जो अंतरिक्षीय धूल अर्थात कॉस्मिक डस्ट और गैसेस से बना हुआ था तथा इसका टेम्परेचर बहुत अधिक था। ये तप्त था, पूरी तरह से प्रज्वलित टाइप का था। और आप ध्यान देंगे कि इसमें क्या हुआ, तो आप ध्यान देंगे स्व अक्ष पर घूमते हुए चपटा हो गया। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, स्व अक्ष पर, स्वयं के अक्ष पर, समझ रहे हैं ना, अपने ही एक्सिस पर घूमते हुए ये कैसा हो गया, चपटा हो गया। अर्थात यहां पर आप ध्यान दें, इस तरह से, ऐसे, और तब इसको कहा गया सोलर नेबुला या सौर नेबुला। का निर्माण ये हो गया। और अब इस सौर नेबुला में क्या हुआ कि इसमें आप ध्यान दें, गुरुत्वीय संघनन हुआ। क्या हुआ, गुरुत्वीय संघनन हुआ।
अर्थात यहां पर हम देखें ग्रेविटेशनल कंडेंसेशन हुआ। तो इसमें आप देखेंगे इसमें गुरुत्वीय संघनन या हम बात करें तो इसको कह सकते हैं ग्रेविटेशनल कंडेंसेशन के द्वारा। अब आप देखेंगे इसके द्वारा किसका निर्माण हो रहा है, इसके फलस्वरूप देखिए निर्माण हो रहा है किसका, यहां पर निर्माण हो रहा है, आप ध्यान दीजिए, सौर मंडल का निर्माण। किसका निर्माण हो रहा है जी, सौर मंडल का निर्माण। अर्थात इस सौर मंडल में क्या है, तो इसमें आप कहेंगे सूर्य, विभिन्न ग्रह व उनके उपग्रह, इन सभी का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि इन सभी का निर्माण इस तरह से हुआ। क्लियर है ना। तो देखिए यहां पर देख सकते हैं बच्चों, आप आसानी से समझ सकते हैं कि इस तरह से आप देखेंगे दो चीजों को हमने समझ लिया है। एक तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन सी किस थियरी के द्वारा इसको एक्सप्लेन किया गया है, और दूसरा सौरमंडल या पृथ्वी की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई और ये किस थियरी के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। तो कुल मिलाकर के यहां पर आप देखेंगे कि पृथ्वी या सौरमंडल की उत्पत्ति इस तरह से, और आप ध्यान देंगे नीचे आप लिखेंगे एक छोटा सा नोट करके यहां पर हम लोगों को लिखना होगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व मानी गई है। ठीक है ना। तो यहां पर आप कहेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग, हाँ जी ध्यान दीजिएगा, कितना 4.5 बिलियन वर्ष, 4.5 बिलियन या 445 मिलियन वर्ष पूर्व मानी गई है। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि यहां पर ये इवोल्यूशन आपको पढ़ना है। अब जरा आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं कि बताइए अब तक जो इवोल्यूशन आपने पढ़ा यह कार्बनिक उद्विकास है या अकार्बनिक उद्विकास है, ये इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन होगा या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि निर्जीव तंत्र का उद्विकास है, ये निर्जीव तंत्र में होने वाला विकास है, इसीलिए इसको अकार्बनिक उद्विकास या इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन कंसीडर किया जाएगा। क्लियर है ना। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहां तक की जर्नी इस तरह से। अब आइए देखते हैं आगे की बातों को। हाँ जी, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अब ये तो हो गई बात यहाँ तक। अब जीवन की उत्पत्ति की बात करने जा रहे हैं।
ठीक है ना, और जीवन की उत्पत्ति से संबंधित कुछ प्राचीन परिकल्पनाएं, इसकी बात चर्चा करेंगे हम लोग। तो इसमें आप लिखेंगे जीवन की उत्पत्ति से संबंधित कुछ प्राचीन परिकल्पनाएं या सिद्धांत। तो यहां पर हम लोग देख पाएंगे ये, फिर यहां पर हम लोग देखेंगे क्या कंडीशन होगी, क्या कहानी होगी। तो इसमें आपको समझने की आवश्यकता होगी कि जीवन की उत्पत्ति से संबंधित कुछ प्राचीन परिकल्पनाएं, या इसको हम लोग कह सकते हैं सम ओल्ड थियरीज या सम ओल्ड हाइपोथेसिस रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो यहां पर आप लिख सकते हैं जी सम ओल्ड थियरीज फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ये कहानी हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि कौन कौन सी थियरीज हैं, क्या उनके कौन से उनके प्रपोजर्स हैं और क्या उनके स्टेटमेंट हैं, इसी बात पर हमको थोड़ा सा फोकस करना होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, पहली थियरी की बात करते हैं। तो फर्स्ट थियरी यहां हम लोग लेने जा रहे हैं ब्रह्मांडवाद। या हम यहां पर देखेंगे, या इसे कहते हैं विशिष्ट सृष्टिवाद, ऐसे भी आप बोल सकते हैं विशिष्ट सृष्टिवाद। सिद्धांत, विशिष्ट सृष्टिवाद की परिकल्पना बोलिए या विशिष्ट सृष्टिवाद का सिद्धांत बोलिए। मैं आपको बताऊं कि अगर इन दोनों में से एक सिलेक्ट करना हो तो आपको परिकल्पना कहना चाहिए या हाइपोथेसिस कहना चाहिए, सिद्धांत या थियरी से बचना चाहिए। और सामान्य तौर पर दोनों को लगभग एक ही जैसा यूज कर लेते हैं, लेकिन परिकल्पना का अर्थ ये होता है एक ऐसा विचार जो अभी तक प्रायोगिक रूप से प्रमाणित न हुआ हो, और अगर कोई विचार वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो जाता है तब उसे सिद्धांत कहा जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे, हालांकि सिद्धांत मैंने लिख दिया, लेकिन इससे बेहतर होगा कि अगर आप परिकल्पना लिखें तो अधिक होगा। ठीक है ना, तो दोनों का अंतर मैंने आपको बता दिया है, और एनसीईआरटी में भी दोनों एक की जगह दूसरा, दूसरे की जगह पहला कई जगह यूज किया गया है, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, ये है देखिए कि थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, स्पेशल क्रिएशन बाय फादर सॉरेज। तो फादर सॉरेज के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया, और आप देखेंगे इसमें बताया क्या गया है। इस चीज को अगर हम लोग देखें तो क्या बताया गया उस पर हम लोग देखेंगे। तो आप कहेंगे इसके अनुसार समस्त ब्रह्मांड व जीवधारियों का निर्माण किसके द्वारा जी? तो एक विशिष्ट शक्ति या ईश्वर के द्वारा किया गया है। एक
विशिष्ट शक्ति या गॉड के द्वारा किया गया है। या गॉड के द्वारा, मैं थोड़ा सा और यहाँ पर बढ़ा दूं, गॉड के द्वारा 6 दिनों में किया गया है। बाइबल के अनुसार ये बात कहाँ कही गई है जी? ये स्टेटमेंट बताया गया है बाइबल में। इसी तरह से हम लोगों के यहाँ हिंदू धर्म में ये बताया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड एवं जीवधारियों की रचना ब्रह्मा के द्वारा की गई है। निर्माणकारी जो देवता हैं वो ब्रह्मा जी हैं। और इसी तरह से इस्लाम धर्म में बताया गया है कि सब कुछ खुदा के द्वारा बनाया गया है। ठीक है ना? तो कहते हैं कि ये जो विशिष्ट सृष्टिवाद का सिद्धांत है वो अलग अलग धर्मों में वर्णित विशिष्ट शक्तियों के द्वारा या एक विशिष्ट शक्ति या सुपरनेचुरल पावर के द्वारा सब कुछ बनाया गया है। और ये सुपरनेचुरल पावर का जो नाम दिया गया है वो अलग अलग धर्म में अलग अलग है। चाहे हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी हों, चाहे इस्लाम में खुदा हों, या क्रिश्चियन में हम देखें तो वहाँ पर क्या हो सकते हैं? वहाँ पर गॉड हो सकते हैं। तो इस तरह से आप देख पाएंगे इस चीज को। अब सवाल ये उठता है कि ध्यान दें कि यह पूरी तरह से किस पर आधारित है? धार्मिक परिकल्पना पर आधारित है। तो लिखेंगे कि अतः यह पूर्णतः धार्मिक मतों पर आधारित है, जिसके निम्नलिखित तीन प्रमुख बिंदु हैं। तीन प्रमुख अधिमान या कनोटेशन हैं। तो ये 3 प्रमुख अधिमान इसके क्या हैं? इस धार्मिक परिकल्पना के 3 इंपॉर्टेंट कनोटेशंस क्या हैं? तो आइए देखते हैं। 3 इंपॉर्टेंट कनोटेशंस। अब इसकी हिंदी आपको नहीं खोजना है, इसकी हिंदी मैं यहां पर बता रहा हूं। अधिमान अर्थात मेन पॉइंट्स। या मैं बात करूं तो कह सकता हूं कि प्रमुख बिंदु। ये 3 हो सकते हैं, समझ रहे हैं ना? तो यहां पर हम लोगों को देखना होगा कि ये क्या कहानी है। तो इसको आप देखें। ध्यान दीजिए, यहां पर हम लोग देखें कि क्या कहानी है, कि इसको आप समझें। अब सुनेंगे कि अब इसमें 3 इंपॉर्टेंट बिंदु क्या होते हैं। पहला बिंदु तो ये है कि पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न जातियां जो हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो मानव हो, बंदर हो, पक्षी हो, मछली हो, ये विभिन्न जातियां अपने इसी रूप में उपस्थित हुई हैं, अपने इसी रूप में निर्मित की गई हैं।
अपने इसी रूप में, अर्थात किसी ईश्वर ने अगर सब कुछ बनाया है तो ईश्वर ने पक्षी बनाया है, ईश्वर ने पशु बनाया है, ईश्वर ने पेड़ पौधों को बनाया है, सब कुछ ईश्वर ने ही बना करके यहाँ पर भेजा है। अर्थात जितनी जीव जातियां हम लोग देखते हैं ये सभी अपने इसी वर्तमान रूप में निर्मित की गई हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि पृथ्वी की जैव विविधता आरंभ से ही ऐसी थी और भविष्य में भी ऐसी ही रहेगी। अर्थात इन दो बातों से स्पष्ट हो गया कि न तो इवोल्यूशन हुआ था, न तो इवोल्यूशन हो रहा है, न इवोल्यूशन होगा। अर्थात ये जो मत है ये इवोल्यूशन का विरोध करता है, इवोल्यूशन की बात को नहीं मानता। और तीसरी बात ये है, तीसरे मुद्दे पर आते हैं, तो तीसरा बिंदु ये है कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4000 वर्ष पूर्व हुई थी। ऐसा है नहीं, ऐसा ये सिद्धांत कहता है। तो आइए इन तीनों बातों को हम लोग देखते हैं। तो यहां पर बात करेंगे नंबर 1, पृथ्वी पर स्थित विभिन्न जीव जातियां, जीवधारी या जातियां अपने इसी वर्तमान रूप में उत्पन्न हुए हैं। इस तरह से दूसरी कंडीशन यहां पर हम लोग देखें तो यहां पर आप देखिए क्या कहानी होगी। तो अब इसी वर्तमान रूप में उत्पन्न हुए हैं, अर्थात क्या, तो हम कह सकते हैं अर्थात उद्विकास नहीं हुआ है। ये हो गया। और दूसरी बात ये कि पृथ्वी की जैव विविधता आरंभ से ही ऐसी ही थी तथा भविष्य में भी ऐसी ही होगी। भविष्य में ही ऐसी ही होगी। तो ये कहानी हो जाएगी इस तरह से। अब सवाल ये उठता है कि तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे तीसरा बिंदु ये है कि पृथ्वी की उत्पत्ति या आयु लगभग पृथ्वी की उत्पत्ति या आयु लगभग 4000 वर्ष पूर्व की है। इसकी उत्पत्ति 4000 वर्ष पूर्व की है, इसकी आयु 4000 वर्ष है, ऐसे आप लोग देख पाएंगे। तो ये तीन महत्वपूर्ण ये बिंदु हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। आज का लेक्चर रोकते हैं बच्चों यहीं पर, अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय CLC।